शाम गहरी हो रही थी। ऋषिकेश ने खवातीन को रवानगी के लिए तैयार होने को कहा और खुद मुझसे ब्यूक की चाबी लेकर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने खवातीन से कुछ देर ठहरने की दरखास्त की। मेरे लहजे की संजीदगी से उन ज़हीन खवातीन ने सूरत हाल का कुछ अंदाजा लगा लिया होगा। मैंने बारी बारी उन चारों की तरफ देखा और कहा, मैं ये बात आप चारों के इल्म में लाना चाहता हूँ कि मैं शायद कल ही यहाँ से हमेशा के लिए रुखसत हो जाऊं, लिहाजा ऐन मुमकिन है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। मेरी बात सुनकर उन चारों के चेहरों पर अलग अलग अंदाज में अफसोस और सदमे के तासुरात उभरे। खुसूसन अजरा और राबिया के चेहरे पर महरूमी और यासियत की सफेदी सी खंड गई। मैं खुद को रोक न सका और आकर उनके सरों पर हाथ रख दिए। वो दोनों बेसाख्ता मेरे शानों से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उन्हें दिल का गुबार निकालने से रोकने की कोशिश न की। कुछ देर बाद मैंने उनकी पुश्त थपक कर खुद से अलग करते हुए कहा, तुम दोनों को अब कोई फिक्र या अंदेशा नहीं होना चाहिए। तुम दोनों बहुत अच्छे हाथों में हो। ऋषिकेश, सरस्वती और लाजवंती मुझसे बढ़कर तुम्हारा ख्याल रखेंगे और मुझे यकीन है कि साहिबजादा इमादुद्दीन भी तुम दोनों को तुम्हारा हक दिलाने में कोई कोताही नहीं करेंगे। अलबत्ता तुम पर जो कुछ बीत चुका है उसका शाया निशान अजर तो अगले जहान में ही मिलेगा। उन चारों ने मुझसे कुछ दिन मजीद ठहरने की दरखास्त की, जिस पर मुझे दोहराना पड़ा कि मेरा जल्द अज जल्द यहाँ से रुखसत होना ही हम सब के हक में बेहतर है। जब वो चारों ज़हनी तौर पर आमादा हो गईं तो मैंने उन्हें बॉम्बे के रास्ते बजरिया तैयारा दिल्ली रवानगी के अपने इरादे से आगाह किया। ये सुनते ही मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक सरस्वती ने एतराज उठा दिया। बोली, मगर आपको दिल्ली जाने के लिए हिंदुस्तान के दूसरे सिरे पर बॉम्बे जाने की क्या जरूरत है? यहाँ से सीधे हैदराबाद जाएं और वहाँ से दिल्ली की परवाज पकड़ लें। बमुश्किल एक तिहाई फासला तय करके मंजिल पर पहुँच जाएंगे। मैंने जवाब में हिचकिचाते हुए कहा, तुम तो जानती ही हो सरस्वती। उसने मेरी बात काट कर कहा, हाँ बिल्कुल जानती हूँ। आपको खदशा है हैदराबाद की पुलिस भी आपकी तलाश में मारी मारी फिर रही होगी, मगर आप जो रूप धारने का दावा कर रहे हैं उसमें तो आप खुद कोतवाली में जाकर बैठ जाएं तो कोई बड़ा छोटा दारोगा आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। सरस्वती की बात सुनकर मेरे जहन में झमाका सा हुआ। वाकई मैंने इस बात पर तो गौर ही नहीं किया। इस हुलिये में पुलिस वाले तो क्या, खुद हुजूर निजाम भी मुझे पहचान नहीं पाएंगे। ताहम जाने क्यों मेरा दिल फिर भी हैदराबाद का रुख करने की तरफ माइल न हुआ। जाने जहन में कैसी गिरह लग गई थी। मैंने मौजू को टाल दिया। खासी देर इधर उधर की बातें होती रहीं। मैं जानबूझकर लाजवंती से नजरें चार करने से गुरेजा रहा। इस मौके पर मुझे अजरा और राबिया की मौजूदगी बहुत गनीमत लगी। बिलाखिर ऋषिकेश वापस लौट आया। उसने इत्मीनान दिलाया कि वो मोहन के साथ पीछे पीछे जाकर मेरी ब्यूक को ऐसी उजाड़ जगह दलदल में गर्क करवा कर आया है कि वो दोनों शायद खुद भी सारी जिंदगी दोबारा वहां न पहुंच पाएं। चारों खवातीन से हमेशा के लिए जुदाई का मरहला शदीद जज्बाती रंग इख्तियार कर सकता था, मगर ऋषिकेश की मौजूदगी गनीमत साबित हुई। मैंने अपनी मतलूबा और दस्तयाब ना होने की सूरत में मुतबादिल अशिया की फहरिस्त ऋषिकेश के हवाले कर दी थी। उन सब के जाने के बाद मुझे तन्हा बैठकर सोचने का मौका मिला तो मैंने अपनी नई शख्सियत की शनाख्ती मालूमात तैयार की। किसी अजनबी से फालतू गुफ्तगू से बचने के आजमूदा तरीके पहले ही मेरे जहन में ताज़ा थे। कुछ देर बाद ऋषिकेश के रसोइये शिवम ने मुझसे रात के खाने के बारे में पूछा। मैंने उसे अच्छी सी चाय पिलाने की फरमाइश की। मोहन भगवत ने दोबारा शक्ल नहीं दिखाई थी। शायद ऋषिकेश ने ही उसे मुझसे ज्यादा करीब न होने की हिदायत की हो। यही बेहतर भी था। मैंने वक्त गुजारी के लिए कोई किताब ढूंढने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। रात गहरी होने पर मौसम कदरे खुशगवार हो गया और बिलाखिर मुझे भी नींद आ गई। अगले रोज सुबह से दोपहर और फिर शाम हो गई, मगर ऋषिकेश वापस न लौटा। इस दौरान में मेरी मोहन भगवत से 2 बार मुलाकात हुई और हमने इधर उधर की बातों में खासा वक्त जाया किया, मगर उसने मुझे बाहर घुमाने फिराने की दावत न दी, न ही मैंने फरमाइश की। रात के खाने के बाद बड़े से हॉल में निस्फ घंटा टहलने के बाद मैं बेजारी के आलम में सोने की तैयारी कर ही रहा था कि ऋषिकेश आ गया। वो अपने साथ बहुत सा सामान लाया था। खासा कीमती और मजबूत दिखाई देने वाला धाती ट्रंक, अंग्रेज फौजियों वाला बड़ा कैनवस बैग, इन दोनों में लगने वाले फौलादी कुफुल, सफेद लट्ठे का कुर्ता पाजामा और नफीस अचकन, चमकदार चमड़े वाले पंप शूज, खमीदा सिरे वाला बेद का असा। उसने माजरत की कि वो कोशिश के बावजूद कराकली टोपी का बंदोबस्त नहीं कर सकता। अलबत्ता मुतबादिल के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री की तर्ज की उल्टी कश्ती नुमा टोपी ले आया है। हुलिये में इस तब्दीली से हम आहंगी के लिए मैंने दिल ही दिल में अपना नाम सैयद मुख्तार अहमद चिश्ती से बदलकर राजेश चंद गोयल रख लिया। ऋषिकेश का लाया हुआ सब सामान मेरी मर्जी के ऐन मुताबिक था। तहम मुझे बाकी सामान की ज्यादा फिक्र थी।
मेकअप के लवाजिम भी मुनासिब नजर आए तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। ताहम असल सवाल अभी बाकी था। मैंने कहा, ये सब तो ठीक है, मगर भैया वो ट्रेन के टिकट का क्या बना? सबसे पहले तो उसका बताना चाहिए। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा, बोला, सुप्रू भैया, सबसे पहले बॉम्बे का टिकट ही लिया था, उसके बाद सारा कुछ खरीदा था। मैंने आपके लिए कल रात बेंगलोर से बॉम्बे जाने वाली उद्यान एक्सप्रेस में फर्स्ट क्लास स्लीपर का टिकट खरीद लिया है। ट्रेन थोड़ा सुस्त चलती है, मगर फायदा ये है कि आप बराह रास्त बॉम्बे पहुंच जाएंगे। ये कहकर उसने गत्ते का एक टुकड़ा मेरे हवाले कर दिया। मैंने नीलगू रंग के ट्रेन टिकट का बगौर जायजा लेते हुए कहा, सुस्त रफ्तार कोई मसला नहीं, असल अहमियत यहाँ से जल्द से जल्द रवाना होने की है। मैंने देखा कि इस दौरान में ऋषिकेश के चेहरे पर अचानक फिक्र और अंदेशों के आसार नुमायां होने लगे, जैसे उसे अचानक कोई तशवीशनाक बात याद आ गई हो। मैंने जल्दी से पूछा, सब ठीक तो है ऋषिकेश भैया? आप अचानक फिक्रमंद क्यों हो गए? उसने गंभीर लहजे में कहा, आपका अंदाजा दुरुस्त निकला सुप्रो जी। मैंने पुलिस के बड़े अफसरों में गहरी वाकफियत रखने वाले अपने एक दोस्त के जरिए पता करवाया है। उसने बताया है कि अनंतपुर पुलिस हेडक्वार्टर में जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। गोटी के किसी बड़े सरकारी अफसर की शिकायत पर पुलिस पार्टी ने आज सवेरे खुद डीसीपी की निगरानी में सुनीता भवन पर छापा मारा है, जहां से अब तक 11 लाशें और 2 अधमरे इंसान मिले हैं। डीसीपी ने पूरे जिले की हद में इमरजेंसी लगा दी है और कातिलों की तलाश जोर शोर से जारी है। ऋषिकेश की बात सुनकर मैं हंसा, कहा, अच्छा तो पुलिस वाले जाग गए आखिर, और हमारा वो अंदाजा भी ठीक निकला। डीसीपी साहब बिलाखिर मेरी ही गर्दन में फंदा कसने की कोशिश करेंगे। फिर मैंने संजीदा होते हुए कहा, डीसीपी साहब की असल कारकर्दगी और इंसाफ परवरी का तो पता उस वक्त चलेगा जब तीनों मजलूम खवातीन अपना माजरा उनके सामने बयान करेंगी। ऋषिकेश ने कहा, मैं कल सुबह ही सरस्वती दीदी का पैगाम लेकर साहिबजादा इमादुद्दीन के पास जाऊंगा और उनके तवस्सुत से डीसीपी से मुलाकात करूंगा। मैंने कहा, सबसे पहले तो साहिबजादा से ये पता करना कि क्या पुलिस ने प्रदीप सेन की ज़रई जागीर पर भी छापा मारा है, जो दरअसल अजरा और राबिया के मरहूम वालिद राय अहमद अली की मिल्कियत है। ऋषिकेश ने कहा, आप फिक्र न करें सुप्रो जी, ये बात तो हम सबसे पहले पूछेंगे। हमें सब याद है और हमने आपस में पक्का कर रखा है कि पुलिस से क्या कहना है और कैसे कहना है। मैं कोशिश करूंगा कि साहिबजादा और डीसीपी से मुलाकात का अहवाल कल जल्द से जल्द आपको पहुंचा दूं। फिर आप रात 8:30 बजे तक मोहन के हमरा अनंतपुर जंक्शन पहुंच जाना। उद्यान एक्सप्रेस 9 बजे तक पहुंचेगी और ठीक 9:30 बजे यहाँ से निकलेगी। मेरा ख्याल है अगला बड़ा स्टेशन घंटा काल कोई 2.5 घंटे बाद आएगा। मैंने कहा, वो तो ठीक है, मगर ट्रेन के वक्त से आधे घंटे पहले स्टेशन पर पहुंचने का क्या फायदा? हम ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगने के बाद पहुंचेंगे ताकि हमें रेलवे स्टेशन की इंतजारगाह में 1 मिनट भी न रुकना पड़े और मुसाफिरों की भागम दौड़ की वजह से निगरानी पर मामूर पुलिस एहलकार की तवज्जो भी मुंतशिर हो। ऋषिकेश ने कहा, आप अगर ये मुनासिब समझते हैं तो ऐसा ही कर लें। मोहन आपके हुक्म के ऐन मुताबिक अमल करेगा। बस ये जहन में रहे कि यहाँ से जीप में अनंतपुर जंक्शन तक पहुँचने में कम से कम पौना घंटा लगेगा। मैंने कहा, फिक्र न करो दोस्त, हम एहतियातन 15 मिनट इजाफी रखेंगे, मगर चाहे हमें अनंतपुर की सड़कों पर 20-25 मिनट आवारागर्दी करना पड़े, रेलवे स्टेशन की इमारत में उसी वक्त दाखिल होंगे जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी होगी। ऋषिकेश ने झट से कहा, मैं इससे बेहतर तरकीब बताता हूँ। हम जैसे ही स्टेशन की इमारत में दाखिल होते हैं, सीढ़ियों से सीधे हाथ पर बहुत बड़ी सी किताबों की दुकान है, जहाँ एक मेज के गिर्द कई कुर्सियाँ मौजूद होती हैं ताकि मुसाफिर कुछ देर ठहर कर अखबार या जरीदों का मुताला कर सकें। अगर आप जल्दी पहुंच जाएं तो वहां वक्त गुजार सकते हैं। उसकी बात सुनकर मैं सचमुच खुश हो गया। कहा, बहुत खूब, ये तो तुमने वाकई बहुत काम की बात बताई है। जरूरत पड़ी तो मैं उस सफरी कुतुब खाने से जरूर फायदा उठाऊंगा। ऋषिकेश ने रात वहीं गुजारी। हम देर तक इधर उधर की बातें करते रहे और फिर सो गए। सुबह मेरी आंख खुली तो ऋषिकेश जा चुका था और एक पूरा बेजार कुन दिन मेरा मुंतजिर था। मैंने वक्त गुजारी के लिए दोपहर के कुछ बाद ही नहा धोकर राजेश चंद गोयल का भेष इख्तियार करना शुरू कर दिया। अपने बालों को सुनहरी झलक वाला सफेद रंग देने में मुझे लगभग 1 घंटा लग गया। रंगत सांवली करना कुछ ज्यादा देर तलब काम नहीं था। सुनहरी जंजीर और सुनहरे ही फ्रेम वाली ऐनक, आंखों के नीचे पेशानी और होंठों के अतराफ झुर्रियां, सामने के दांत पर सोने का खोल। मैंने सैयद मुख्तार अहमद चिश्ती के रूप में पान की डिबिया भी साथ रखने का इरादा किया था, मगर गोयल बनने के बाद इस इजाफे की जरूरत नहीं थी। उल्टी कश्ती वाली टोपी, अचकन कुर्ता और पाजामा पहनकर मैंने आईने में बगौर जायजा लिया तो थोड़े बहुत इजाफे और तस्वीर के साथ नतीजा इत्मीनान बख्श था। तभी मुझे अंदरूनी दरवाजे की तरफ से आहट महसूस हुई। मैंने पलट कर देखा तो रसोईया शिवम वहाँ खड़ा हैरत भरी नजरों से मुझे देख रहा था।
उसने रूखे लहजे में तमिल में कुछ कहा। गालिबन पूछ रहा होगा कि बड़े मियाँ तुम कौन हो और यहाँ अचानक कहाँ से आन टपके। उसका ताज्जुब देखकर मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। मुझे हंसते देखकर शिवम थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ और फिर यकलख्त बुरी तरह चिढ़ गया। वो हाथ हिला हिला कर सख्त लहजे में खरी खरी सुनाने लगा। उसकी आवाज में रफ्ता रफ्ता तलखी आती गई। उसके साथ ही मुझे भी उसकी बकबक से उलझन होने लगी। फिर अचानक वो चौंका और मेहमान खाने में इधर उधर नजरें दौड़ाने के बाद यक ऐन मेरे सामने आन खड़ा हुआ और खूंखार लहजे में कुछ पूछा। इस बार उसके जुमले में 2 अल्फाज मेरे लिए बाआसानी काबिल शनाख्त थे, अतिथि यानी मेहमान और सुप्रोजी। अब वो नागहानी बला बनकर नाजिल हो जाने वाले बुढ़े से पूछगिछ कर रहा था कि उसने ऋषिकेश के खासुल खास मेहमान को कहाँ गायब कर दिया है। इस अजीबोगरीब सूरत हाल पर हंसी भी आ रही थी और शिवम के बिगड़े तेवर देखकर थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। बिलाखिर मैंने उसे हिंदी में डांट पिलाने का सोचा, मगर ऐन उसी वक्त मोहन मेहमान खाने में दाखिल हुआ। वो शायद शोर शराबा सुनकर इस तरफ आया होगा। उसे देखते ही शिवम मजीद शेर हो गया और नए जोश खरोश से उसे सूरत हाल से आगाह करने लगा। मैंने देखा कि मोहन भी हैरान परेशान सा मुझे देख रहा है। उसकी ये हालत देखकर मुझे ताज्जुब हुआ। क्या ऋषिकेश ने उसे भी मेरे भेस बदलने के हवाले से एतमाद में नहीं लिया? शायद भूल गया है। अब मुझे खुद उसे समझाना पड़ेगा, मगर ये दोनों मिलकर मेरी अच्छी दुर्गत बनाएंगे। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, अचानक मोहन की आंखें चमक उठी। उसने मुझे मुखातिब करके ताज्जुब और सताइश के मिले जुले तासुरात के साथ कहा, आप सुप्रो जी हैं? मैंने जवाब में मुस्कुराते हुए असबात में सर हिलाने पर इक्तिफा किया। इस पर शिवम ने भी चौंक कर मुझे यूं देखा जैसे पहली बार देख रहा हो। तभी मोहन ने कहा, आपने तो हद कर दी सुप्रो बाबू। ऐसा अकल घुमा देने वाला भेस तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऋषिकेश भैया ने पहले ही न बताया होता तो मैं कभी भी न पहचान पाता। इस मौके पर शिवम ने भी टूटी फूटी हिंदी में कहा, गजब बहरूपी हो तुम सरकार, हमारा तो भेजा हिला दिया। वैसे तो ऋषिकेश हमको भी बताया था। कुछ देर हैरानी और सताइश के इजहार के बाद वो आपस में शर्त लगाने लगे कि ऋषिकेश भी मुझे पहचान पाएगा या नहीं। मैंने उन दोनों को कुछ देर के लिए मुझे तन्हा छोड़ने की हिदायत की और उनके जाने के बाद अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल देने लगा। कदरे सोच विचार के बाद मैंने हल्की सी मूछें बरकरार रखने का फैसला किया और फिर अपने लिए असा का सहारा लेकर चलने वाले बुजुर्ग की चाल तय करने लगा। बिलाखिर मैं मुतमईन हो गया। मैंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। इस दौरान घड़ी की सुइयां मुसलसल अपना सफर तय कर रही थीं और सूरज भी मगरिब की तरफ कूच कर चुका था। मेरी रवानगी का वक्त करीब आ रहा था, मगर ऋषिकेश अपनी जीप समेत अभी नहीं पहुंचा था। 7 बजे के बाद मुझे इस्तराब महसूस होने लगा। हमें रास्ते में किसी वजह से ताखीर के लिए भी गुंजाइश रखना चाहिए। रेलवे स्टेशन पहुंचने में ताखीर पर ट्रेन छूट सकती है और रवानगी कम से कम अगले दिन तक टल जाएगी। अब तो मैं इतना वक्त लगाकर अपना नया बहरूप भी अपना चुका हूँ, कल फिर ये सब दोहराना पड़ेगा। 8 बजते ही मेरे साथ साथ मोहन और शिवम भी परेशानी में मुब्तला होने लगे, मगर बेबसी के आलम में इंतजार के सिवा हम भला क्या कर सकते थे। बिलाखिर बाहर से गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। मोहन जल्दी से भाग कर गया और आकर खुशखबरी सुनाई कि ऋषिकेश पहुंच चुका है। ये परेशानी दूर होने पर वो दोनों इतने खुश थे कि ऋषिकेश से मजाक करने का ख्याल ही न आया। खुद ऋषिकेश भी ताखीर पर घबराया हुआ दिखाई दे रहा था, ताहम मुझे नए बहरूप में देखकर वो भी हक्का बक्का रह गया। अगर मैं वक्त की तंगी का एहसास न दिलाता तो शायद वो मेरी महारत की सताइश में बहुत कुछ कहता। मोहन और शिवम मेरा ट्रंक और कैनवस बैग जीप में रखने के लिए ले गए तो मैंने रुखसती मुआनके के लिए ऋषिकेश की तरफ बाजू फैलाए। वो मेरे गले तो लग गया, ताहम ये खबर सुनाई कि वो भी मेरे साथ अनंतपुर जा रहा है। मेरे इस्तफसार पर उसने फिक्रमंद लहजे में कहा, हालात हमारे अंदाजे से ज्यादा कशीदा हैं। डीसीपी ने पूरे जिले में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। हर नाके पर पुलिस वाले आने जाने वालों की तलाशी ले रहे हैं। बहुत से आधी मुजरिम सिर्फ शक में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मैंने आज सुबह साहिबजादा से मुलाकात करके उन्हें सब कुछ बताया था। उन्होंने फौरन डीसीपी से मुलाकात की कोशिश की, मगर पता चला कि वो अपनी पलटन के साथ पाला चरला कस्बे में बदनाम डाकुओं के एक अड्डे पर छापा मारने गया है और आज रात उसकी वापसी मुश्किल है। मैंने जल्दी से कहा, क्या साहिबजादा सारी बात सुनकर भी सरस्वती जी और दोनों लड़कियों से मुलाकात के लिए नहीं आए? ऋषिकेश ने जीप अकबी सड़क की तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो शाम तक डीसीपी की वापसी का इंतजार करते रहे। अब कल सुबह उनके साथ आने का वादा किया है। मुझे इसी में देर लग गई। मुझे उसकी बात सुनकर मायूसी हुई। साहिबजादा की सरस्वती जी से ये बेरुखी मुझे कुछ समझ नहीं आई।
उन्हें तो इत्तला मिलते ही पहली फुर्सत में सरस्वती जी से मिलना चाहिए था। ऋषिकेश ने कहा, मेरी समझ के मुताबिक तो ये अच्छा ही हो रहा है। सरस्वती दीदी जितनी जल्दी साहिबजादा से अपना दिली बंधन खत्म कर लें, उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। मैंने ऋषिकेश की बात तवज्जो से सुनी और मुझे उसके मौकिफ में वजन महसूस हुआ। वैसे भी मुझे लगा कि ये मामला खुद ब खुद इस रुख पर आगे बढ़ रहा है। खुसूसन महिपाल वाला मामला सामने आने के बाद तो सरस्वती को अपनी रविश बदलने पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। तभी मैंने ऋषिकेश को मुखातिब करके कहा, यार मेरा ख्याल है ये काम लाजवंती ज्यादा बेहतर अंदाज में कर सकती है। सरस्वती के लिए उसका दिल तोड़ना मुश्किल होगा। ऋषिकेश ने वजाहत तलब नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने बात आगे बढ़ाई, कहा, मैंने सरस्वती को गोटी से पीछा छुड़ाकर मुस्तकिल तौर पर आनंदपुर मुंतकिल होने की तरगीब दी थी, जिस पर वो लगभग राजी हो गई। अब तुम लाजवंती के साथ मिलकर उस पर जोर डालो कि वो अनंतपुर की बजाय पंपानूर को अपना ठिकाना बना ले। तुम मेरी इस तजवीज का मकसद समझ रहे हो ना? ऋषिकेश की आंखों में उलझन देखकर मैंने बात आगे बढ़ाई, कहा, तुम सरस्वती की अनंतपुर की बजाय पंपानूर मुंतकिली की वजह समझने की कोशिश करो। सारा अनंतपुर सरस्वती के माजी करीब से वाकिफ है। वो वहाँ कैसी भी साफ सुथरी जिंदगी अपनाएं, उनकी शनाख्त तब्दील नहीं होगी। इसी तरह सरस्वती का जीवन साथी बनने के बाद महिपाल को उसी गलीज नाम से पुकारा जाएगा। ऋषिकेश ने जीप सड़क पर आगे बढ़ाते हुए तफक्कुर आमेज अंदाज में सर हिलाकर मेरी तायद की। मैंने अपनी बात जारी रखी, कहा, मगर मुझे उम्मीद है ज्यादातर पंपानूर वाले सरस्वती को सिर्फ लाजवंती की लाडली सहेली की हैसियत से जानते होंगे। मेरा जुमला मुकम्मल होते ही ऋषिकेश ने पुरजोश अंदाज में तायद की। मैंने कहा, बस तो फिर समझो काम हो गया। सरस्वती के पास धन दौलत की कमी नहीं है। तुम पंपानूर में उसे एक अच्छा सा घर खरीदो, मगर उसके साथ ही तुम्हें लाजवंती की मदद से सरस्वती और महिपाल का ब्याह भी करवाना है। इस सारे एहतमाम का मकसद ये है कि वो दोनों शौहर और बीवी की हैसियत से अपने नए घर में दाखिल हों। उसके बाद तुम उनका घर चलाने के लिए किसी काम धंधे का बंदोबस्त करवा सकते हो। ऋषिकेश ने मसरूर लहजे में कहा, बहुत अच्छी सलाह दी है सुप्रो भैया, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, आप फिक्र न करें। सरस्वती दीदी को अपनी बात मानने पर राजी करना हमारा मसला है। मैं महिपाल को कोई दुकान करवा दूंगा या खेती बाड़ी में लगवा दूंगा। मैंने कहा, तुमने तो सचमुच मुझे बेफिक्र कर दिया ऋषिकेश भैया। अच्छा, अब तुम ऐसा करो कि शहर में दाखिल होने के बाद जीप मोहन के हवाले करके अपने घर चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ किसी ताड़ने वाले की नजरों में आओ। तुमने इतनी तेज गाड़ी चलाई है कि मुझे लग रहा है कि हम ट्रेन की रवानगी के वक्त से काफी पहले रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे और मुझे कम से कम 15-20 मिनट कुतुब खाने में इंतजार करना पड़ेगा। ऋषिकेश मेरे इसरार पर मेरी बात मान गया। हमने उसे घर से फरलांग भर दूर छोड़ा और जीप रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। मोहन अनंतपुर की पुररौनक सड़कों पर भी निहायत उम्दगी और सुबक रफ्तारी से जीप चला रहा था। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। गाड़ी रेलवे स्टेशन के सामने रुकी तो 9 बजने में अभी कई मिनट बाकी थे। अब रेलवे स्टेशन के कुतुब खाने में इंतजार करना मजबूरी थी। दूसरा रास्ता दर्जे अव्वल का मेहमान खाना था, मगर वहाँ मौजूद मुसाफिरों से बचना चाहता था। रास्ते में भी उनसे ही टाकरा होना था। खुदा जाने कौन रेल के सफर का रिवायती यकवक्ती याराना कायम करने पर तुल जाता। मेरा बहरूप शनाख्त छुपाने के लिए तो बेहतरीन था, मगर उसमें ये खराबी थी कि शाइस्ता और मुहज्जब अफराद इजहार हमदर्दी की हर मुमकिन कोशिश करते थे। मोहन ने मुझे 3 संगी कुर्सियों वाली मेज पर बिठा दिया और मेरी फरमाइश पर अंग्रेजी अखबार दक्कन क्रॉनिकल्स खरीद कर मुझे थमा दिया। उसने बताया कि वो सामान के पास प्लेटफॉर्म पर बैठा है। मैंने तो महज वक्त गुजारी के लिए अखबार खरीदा था, मगर पहले सफे पर नजर पड़ते ही मैं चौंक कर पूरी तरह मुतवज्जे हो गया। वो शायद उस अखबार का मकामी एडिशन था, क्योंकि शय सुर्खियों से लेकर जिमनी खबरों तक वो सुनीता भवन में मेरे किए धरे के गर्मागर्म अहवाल से भरा पड़ा था। उस सफे पर खौफनाक, हौलनाक, कत्ल गारत, अंधेर नगरी की हम मानी अंग्रेजी इस्तिलाहात की भरमार थी। अखबार के मरकजी इदारिये में भी इसी वाक़े का तस्करा था और नाकिस कारकर्दगी पर पुलिस की जी भर के खिंचाई की गई थी और डीसीपी की पेशेवराना सलाहियत पर सवाल उठाया गया था। मुझे अंदाजा ही न हुआ कि खबरों के मुताले में कितना वक्त गुजर गया। मैं शायद मजीद महव रहता, लेकिन तभी कोई शख्स मेरे ऐन सामने आकर बैठ गया। मैं चौकन्ना हो गया। अखबार के अकब से मैं इतना ही देख सका कि वो कोई जामा ज़ेब शख्स है। नफीस कोट पतलून के साथ पैरों में मौजूद पेटेंट लेदर के बूट उसे कोई मालदार शख्स जाहिर कर रहे थे। इस नागहानी मुदाखलत पर मुझे झुंझलाहट महसूस हुई। साथ वाली मेज पर भी एक ही शख्स बैठा था, मगर उस नाहंजार ने मुझे ही जहमत देना पसंद किया। बहरहाल अब वक्त ही कितना रह गया है। इससे पहले कि मैं खुद को खबरों में मगन जाहिर करने का ड्रामा आगे बढ़ाता,
उस शख्स ने भारी भरकम बारोब लहजे में मुझे मुखातिब किया। बोला, किसी जमाने में इस इलाके में अमन व अमान के राज की मिसालें दी जाती थीं, मगर अब तो ये जिला चोरों डाकुओं का गढ़ बन गया है। क्यों, मैंने दुरुस्त कहा ना बड़े साहब? वो बहुत साफ सुथरी अंग्रेजी बोल रहा था, लेकिन मैं उसकी आवाज जानी पहचानी महसूस करके चौंका। ये कौन आ टपका? मैंने तेजी से सोचा उसकी बात सुनी अनसुनी कर दूं। उसे अंदाजा हो कि मेरी उम्र के बुजुर्ग की कुव्वत समात अक्सर कमजोर या बिल्कुल नाकारा हुआ करती है। इससे पहले कि मैं किसी फैसले पर पहुंचता, उस शख्स ने एक बार फिर मुझे मुखातिब करके कहा, अमन अमान के अलावा यहाँ रेलवे का निजाम भी बहुत नाकिस है। उद्यान एक्सप्रेस कम से कम आधा घंटा ताखीर से पहुंचेगी और कल रात गए बम्बई पहुंच जाएगी। इस उम्र में रात को बम्बई में तन्हा भटकना आपके लिए बहुत कठिन हो सकता है। उस अजनबी की जबान से ये अल्फाज सुनते ही मेरे दिमाग में खतरे की घंटी टनाटन बजने लगी।